हम्म। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अनंत बोमले सर। कक्षा 10वीं, एक इयत्ता 10वीं के कक्षा विषय भूगोल में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा जो इयत्ता कक्षा 10वीं का तो पहला जो पाठ है वो है क्षेत्र अध्ययन। ये देखिए स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, स्क्रीन पे देखो। इस तरह के क्षेत्र अध्ययन अपना कक्षा 10वीं के लिए जो न्यू सिलेबस है उसका ये पहला पाठ हमें दिया गया है। तो इसके अंदर ये जो देखिए क्षेत्र अध्ययन, ये कक्षा 9वीं में हमने क्षेत्र अध्ययन की तैयारी, क्षेत्र अध्ययन कैसे करते हैं, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब उसका सब अध्ययन हमने उस कक्षा 9वीं में देखा था। लेकिन ये इस कक्षा 10वीं में हम लोग उसके भी आगे जाकर क्षेत्र अध्ययन प्रत्यक्ष से कैसे करते हैं, ये एक प्रायोगिक तत्व से प्रायोगिक एक आधार लेके उन्होंने क्षेत्र अध्ययन ये जो अपने सामने रखा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक अच्छे संवाद के रूप में दिए, देखिए संवाद के रूप में दिए कुछ यहाँ पे कुछ पात्र है और उसमें ये पाठ दिया, बड़ा पाठ दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ अरे ज्यादा जानकारी दी है, लेकिन प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं और बहुत ही सरल पाठ ये अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये पाठ बनाया हुआ है ताकि बच्चों से अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। देखिए इस पाठ में हम एक मानचित्र दिया है, देखो मैं इसको और बड़ा करके बताता हूँ। ये देखिए मानचित्र है और उसके इस मानचित्र के आधार पर हमें क्षेत्र अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पे एक शुरू में देखो एक पूर्व मानचित्र के पूर्व बाजू में देखिए नलदुर्ग नामक एक स्पॉट है, वहां से बच्चे जो है क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हैं। तो उस तरह से देखिए न, यहाँ से जो है कि नलदुर्ग से बच्चे जो है कि इसके उस्मानाबाद जो है कि यहाँ से उस्मानाबाद जिले का जो नलदुर्ग है वहाँ से बच्चे कुछ इसके एक क्षेत्र अध्ययन करने के लिए स्कूल से बच्चे अपने टीचरों के साथ में निकले हैं। और देखिए वो एक मानचित्र में एक सड़क बताई गई है, रोड्स बताया गया है, उस किस रास्ते से आने वाले हैं और कहाँ पे पहुंचने वाले हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे। देखिए नलदुर्ग से, इसके बाद में बीच में कुछ उज्जैनी जलाशय, इंदापुर, उर्ली कांचन, हड़पसर, पुणे, इसके बाद सिंहगढ़, इसके बाद में देखिए ये लोनावला है, खोपोले, उसके बाद में इसमें कोकण में आके अलीबाग तक इसका क्षेत्र अध्ययन है। तो ऐसे एक राहुल और उसके कक्षा के कुछ बच्चे यहाँ पे क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हैं। नलदुर्ग से रायगढ़ तक जाने वाले हैं। रायगढ़ माने रायगढ़ जिला है और उसके अंदर अलीबाग एक तहसील है। और इस तरह से ये क्षेत्र अध्ययन करने के लिए यात्रा के लिए एक विद्यालय के जो बच्चे उन्होंने राज्य परिवहन की एसटी की बस ली है और अपने मित्रों के साथ वो जा रहे हैं। ये देखिए अलीबाग का एक नलदुर्ग से अलीबाग एक मानचित्र मार्ग बताया गया है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ सामग्री दी गई। देखिए ये सामग्री क्या है, देखिए कि पिछले कक्षा में हमने कक्षा 9 में देखा था कि किस प्रकार के अपने साथ में सामग्री ले जानी चाहिए। एक व्यक्तिगत सामग्री यहाँ पे दी है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बैग्स है, कैमरा है, दूरबीन है, बॉटल है, कुछ अंकन कापी है, पेन है,
कुछ छाव से बचाव करने के लिए कैप है, टोपी है। इसके बाद फर्स्ट एड है। इसके साथ में यहाँ पे क्या दिखता है, ये जो अपना ये ना एक कंपास है। उसके साथ में ये मानचित्र भी, देखिए मानचित्र। ये सभी बातें जो हम लोग, यदि हम इस क्षेत्र अध्ययन की यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसकी ये एक लिस्ट यहाँ पे दी है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि अध्यापकों ने इस अध्ययन अध्ययन का नियोजन करने के लिए आपको कहा, तो ऐसे आप ऐसे विस्तृत नियोजन कैसे करोगे, तो इसके लिए यहाँ पे बातें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो है कि उनका जो क्षेत्र अध्ययन की उनकी जो यात्रा है उसका यहाँ पे पहला दिन दिया है। पहला दिन माने जो वहां से देखिए कि 6 बजे उपरांत 6 बजे वहां से निकले हैं और ऐसे करके वो नलदुर्ग से सोलापुर की ओर अभी जा रहे हैं। और इसमें अभी देखिए अभी जाते समय ना कुछ रास्ते बता रहे हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ के किस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य दिख रहे हैं, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, लोगों के रहन सहन में या घरों के जो बस्ती, मानव बस्ती है, क्या मकानों की रचना है, मकानों की वो किस तरह की है, ये सभी का हम लोग इसके पाठ के अंदर क्या करने वाले हैं, जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे देखिए भू आकृति, जलाशय, वनस्पति या मृदा मृदा कृषि, मानव आदि बस्ती आदि आदिवासी का प्रतिरूप हम लोग इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। देखिए शुरू में यहाँ पे एक यदि आकृति 1.3 देखिए, नलदुर्ग स्थित नर मादा जल प्रपात। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नल मादा नामक एक जल प्रपात, बहुत ही मशहूर जल प्रपात है। क्षेत्र देखिए एक ही क्षेत्र का अध्ययन है। जिस मार्ग से हम लोग जा रहे हैं, जैसे नलदुर्ग से जब रायगढ़ की ओर, कोकण की ओर, मुंबई की ओर आ रहे हैं, उसी तरह से वो क्षेत्र अध्ययन का जानकारी जो है इसी पाठ में हमें बताई गई है। देखिए आगे हम देख सकते हैं कि इसके बाद में देखिए हम लोग, जैसे हम लोग आगे आगे जा रहे हैं तो कुछ चढ़ाव उतार भू आकृति है, तो कई जगहों पर समतल भूमि है नलदुर्ग के पास में। इसके बाद में हम लोग आगे जा रहे हैं कि अभी देखो ये बच्चे के जो बच्चे बता रहे हैं ना, साक्षी अध्यापिका, मीना अध्यापिका, उसमें संवाद हो रहा है। हम लोग उसका प्रत्यक्ष संवाद न लेते हुए आप खाली सुन लो कि किस प्रकार की बच्चों के मदद से अध्यापिका के टीचर्स की मदद से हमें जानकारी प्राप्त कर रहे, वो देखिए। और मानचित्र भी हम लोग देखे और कुछ घरों के प्रकार यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे देखेंगे। देखिए कि जैसे उस रास्ते से जा रहे हैं ना नलदुर्ग से, वैसे हम सोलापुर इसके जैसे हम लोग सोलापुर के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आकृति में 1.4 में मिट्टी का छत वाला घर दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद में कुछ चाय की दुकानें हैं, कोई छोटे मोटे कोई ढाबे हैं, पेट्रोल पंप है, दुकानें दिखी जा रही है। इस तरह के आगे आगे हमें जा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को देख रहा है। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ जैसे उसके अध्यापिका जो है वो भी उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा अपने चर्चा करते अधिक विस्तृत बताती है कि हम लोग, वो बता रहे कि हम लोग सोलापुर में आगे जैसे जा रहे हैं कि हम लोग अभी कहा जा रहा है कि बालाघाट पर्वत श्रेणी की दक्षिण में हम लोग हैं। दक्षिण में जो कि बालाघाट पर्वत श्रेणी जो है ये सह्याद्री पर्वत के पूर्व में फैली हुई है। उसकी एक शाखा है ना, ये पूर्व में फैली हुई है। इसी तरह से हमें जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक शाखा फैली हुई है और उसी श्रेणी के बाजू से हम लोग जा रहे हैं कि एक मानचित्र दिया है, देखो उसके अंदर मानचित्र के बाहर भू आकृति को देखते रहिए। ये भू आकृति देखिए, उसके बाद में मानचित्र की ओर हमें और उसके बारे में क्या चलेगा पता चलेगा। इसलिए वो उसको वो सलाह देती है कि आप आकृति के मानचित्र की भू आकृति देखते हैं और इसके बाद में कुछ भू रचना में जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं ना वैसे वैसे कुछ परिवर्तन आसानी से दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अभी घरों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए अभी आगे आए था, आगे कौन सा मिट्टी का छत वाला घर था, इसके थोड़े आगे आए तो यहाँ पे सड़क और दुकानें, घरों में देखो घर जरा कैसे हम लोग थोड़े सदन घर लग रहे, थोड़े एक अच्छे पक्के घर हमें दिखाई दे रहे, बस्ती दिखाई दे रही। देखिए कि ग्रामीण भागों से रास्ते में सटे हुए एक घर पंक्ति में है
और इन घरों की दीवारें पत्थर मिट्टी से बनी हुई हैं। और घरों के ऊपर एक लकड़ी और मिट्टी का ये जो है ना, ये देखिए मिट्टी का और इसका छत वाला घर हमें दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र से हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। इस तरह से इसके बाद में कुछ जगहों पे छोटी मोटी घास दिखाई दे रही है, कोई सूखी घास है, कुछ स्थानों पे निष्पर्ण वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है घरों का जो प्रकार है ये कैसे है, थोड़ा इसमें ऐसे घरों वाला आदिवासी को हम लोग बस्ती कहे, रेखीय बस्ती कहेंगे कि रोड के दोनों बाजू में बस्ती है। इसके बाद कोई नदी रहेगा तो कोई पानी का जलाशय रहेगा, उसके दोनों साइड में बस्ती हो, ऐसे बस्ती को हम लोग आदिवासी बस्ती कहते हैं। ये ऐसे 7वीं कक्षा हमने देखा है। इसके में आगे देखो लकड़ी की मिट्टी के छत वाले घर है और ये विशिष्ट प्रकार के घर है, पारंपरिक घर है। और यहाँ की वनस्पतियां शुष्क है। देखो नलदुर्ग उस्मानाबाद का जो इलाका है ये किसमें आता है कि मराठवाड़ा में आता है। यह पर्जन्य वृष्टि छाया के प्रदेश में इलाका आता है। वहाँ पे जलवायु बहुत ही कम जलवायु वहाँ पे होती है। पिछले 4 सालों से वहाँ पे जलवायु हुई बहुत कम होती है। यहाँ पे सूखा अकाल भी गिरा था, वो भी आपको ज्ञात है, आपको क्लास में बार बार बताया भी गया है इसके बारे में। तो इस तरह से वनस्पति देखो, शुष्क प्रदेश की वनस्पतियां इस तरह की पर्णपाती प्रकार की होती है और इसकी जो पत्तियां है वो विशिष्ट मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं। और इस तरह के शुष्क प्रदेश जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नलदुर्गा या उस्मानाबाद के क्षेत्र का। उसके बाद में कुछ आगे धीरे धीरे हम लोग अभी कुछ देर बाद हम सोलापुर में पहुंच रहे हैं। और आगे हम लोग देखें कि सोलापुर में कुछ एक सोलापुर में पहुंचने के बाद में वहाँ पे शहरी इलाकों की जनसंख्या है, उसका घनत्व अधिक दिखाई दे रहा था। बहुमंजिली इमारतें वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सभी इमारतें वहाँ पे सीमेंट, रेत, मिट्टी, पानी के मिश्रण, ईंटों से सहायता से बनाई गई है। और सोलापुर शहर के किनारे में बड़े होटल की सुविधा भी यहाँ पे दुकानें भी हैं। इस तरह देखो हम लोग ये मानचित्र में देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे अभी आए। ये देखिए आरो यहाँ पे जा रहे हैं कि हम लोग ये सोलापुर में, ये देखो इधर सोलापुर में हम लोग पहुंच गए। न दूर से कहाँ तक आए, सोलापुर में आ गए। तो इस तरह के हम सोलापुर शहर में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में हमें अलग प्रकार की घरों की रचना दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से सोलापुर शहर में बहुमंजिली इमारतें हैं और शहरों के रास्ते में किनारे में मॉल, बड़े होटल्स आदि सुविधा युक्त दुकानें हमें प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद में अभी विद्यार्थी जो है वो अभी शहरों की शहरी भागों की भिन्नता का निरीक्षण करने लगे, क्योंकि वो विद्यार्थी है वो सोलापुर से इसने शुष्क प्रदेश में और देहाती इलाकों से लोग यहाँ पे पहुंचे और एकाएक वो शहर में आ गए, तो वो उसके भिन्नता का निरीक्षण कर रहे हैं। और कुछ विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं कि शहरों के बारे में या उनकी भिन्नता के बारे में। इसके बाद में विद्यार्थियों को कुछ खाना पीना दिया। शहरों में आने के बाद कुछ थके वजह पानी वगैरह या जलपान किया है। इसके बाद में अब लेखिका जो है, इसकी जो है शिक्षिका है या उनकी जो बसेज है वो सोलापुर शहर से अभी बाहर निकली है, शहरों से पार हो गई है। और उसके बाद में आगे जाते समय हम लोग को एक खेती दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये खेती दिखाई दे रही है। और इस तरह से ये काफी देर तक यहाँ पे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं कि नलदुर के पास असले फसलें झाड़ी की तरह थी और कहीं कहीं की गन्ने की खेती थी। पर यहाँ पे भी हर जगह पे गन्ने है कि सोलापुर में, अपने उस्मानाबाद में या नलदुर में इस प्रकार की खेती थी, लेकिन इतने तादाद में नहीं था, इतनी विस्तृत नहीं थी। कई कई जगहों पे थी, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे नलदुर का एक पर्जन्य ऋषि छाया का प्रदेश है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ पे खेती होती है। लेकिन सोलापुर में अच्छी तरह से
जल सिंचाई की व्यवस्था है और नलदुर्गा के के अपेक्षा यहाँ पे अधिक थोड़ी अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे हर जगह पे हरी भरी फसलें दिखाई दे रही है और ये फसलें हर जगह पे गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा है। इसके बाद में देखो कि जैसे हम लोग उसके नलदुर्ग के पास कई लोगों ने हमने उड़द, मूंग, अन्य प्रकार के दलहन की खेती देखी थी और सभी जगहों पर गन्ने की, अभी तो यहाँ सभी जगहों की गन्ने की खेती दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। देखिए गन्ने का खेत है, यहाँ पे कुछ उज्जैनी बांध का जलाशय, शायद इसी जलाशय का उपयोग जो है इस खेती के लिए, ये सिंचाई के लिए होता है। ये देखो यहाँ पे एक बड़ा जलाशय दिख रहा है, ये जलाशय कौन सा है? उज्जैनी बांध, ये बहुत बड़ा जलाशय है। और इस के बाद में सब बच्चों जो है वो जलाशय का निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत बड़ा जलाशय उजनी, उसको उजनी डैम भी कहते हैं, उजनी बांध बोलते हैं उसको। इसके बाद में बस फिर अभी धीरे धीरे बस जो है कि इंदापुर के पास रास्ते से किनारे, इसके बाद में बस कहा गई है कि इंदापुर, देखिए मानचित्र में हम लोग इंदापुर देख रहे हैं, देखिए इंदापुर, इंदापुर में देख रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा एक जलाशय दिख रहा है, देखिए ऐसे देखिए झिकझक आकार का जलाशय दिख रहा है, उसको उज्जैनी बांध कहते हैं। कि हम लोग वहाँ पे, वो लोग अभी देखो सोलापुर से इंदापुर तक पहुंचे, देखो जिस स्थान पे जा रहे हैं उस स्थान का वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि इंदापुर में एक उज्जैनी बांध बनाया गया है, उसका जिस स्थान पे बना है उसका वो स्थान इंदापुर है जहाँ पे उज्जैनी बांध जो है बनाया गया है। तो इस तरह से उसके उज्जैनी बांध के कारण यहाँ पे बड़े पैमाने पे सिंचाई की व्यवस्था होकर खेती होती है, हरे भरे खेत, गन्ने की खेती दिखाई दे रही कई जगहों पर। जैसे इसके बाद में इंदापुर की ओर जाने के बाद में देखिए वहाँ पे एक मानचित्र देखिए, इसमें एक दिखाया गया है कि दाई और भीमा नदी पर स्थित एक उज्जैनी बांध जो है अभी बता रहे वही है, ये भीमा नदी है, उसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, उसको उज्जैनी जलाशय दिख रहा है। देखो इस बांध का पानी का उपयोग पीने के लिए तो होता है, उसके साथ में विद्युत उत्पादन के लिए तो बिजली बनाई जाती है, इसके साथ में कुछ उद्योग धंधे के लिए, मत्स्य व्यवसाय उत्पादन के लिए सिंचाई हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसे बांधों को क्या कहते हैं कि बहुउद्देशीय बांध कहते हैं। बहुउद्देशीय में कई उद्देश्य उसके बांध से हमें प्राप्त सफल होते हैं। तो इस तरह से आपको फोटो लेने तो फोटो भी ले सकते हैं, बच्चों ने फोटो ले ली गई है। इसके बाद में अभी जो है कि जैसे हम लोग इंदापुर को पार किया है, उज्जैन बांध को पार किया है, वैसे आगे आ रहे तो हम लोग थोड़ा मैदानी इलाका शुरू हुआ है। देखो ऐसे मैदानी इलाका शुरू हुआ है तो उसमें ये पठारी प्रदेश है, दक्कन का पठार का हिस्सा है। वो कौन सा है? दक्कन का पठार है ना, उसका हिस्सा लग रहा है और पूरा मैदानी इलाका लग रहा है। जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर आएंगे वैसे वैसे हमें वनस्पति या प्राकृतिक आकृति, भू आकृतियों का में परिवर्तन भी देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे जैसे हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं ना, नलदुर्गा पूरब में है और मुंबई अलीबाग कहाँ पे है? पश्चिम में। जैसे हम लोग पश्चिम की ओर आ रहे वैसे वैसे भू आकृति में, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और साफ साफ जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर आ रहे वो उसका परिवर्तन साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ अभी दिखा है कि दक्कन के पठार का हिस्सा है और वैसे वैसे वनस्पतियां, थोड़ी थोड़ी वनस्पतियां की कई प्रकारों की वनस्पतियां हमें देखने को मिल रही है। वनस्पति की मात्रा भी यहाँ पे कई तादाद में दिखाई दे रही है। इसके बाद में वो थोड़ा आगे आके हड़पसर की सिंहगढ़ के और उनकी जो बस आ गया, हम लोग अभी कहाँ तक आ गए? सिंहगढ़ में आ गए। देखिए सिंहगढ़ पुणे के पास, पुणे जिले में सिंहगढ़, आपको तो इतिहास में पता है कि सिंहगढ़ में जो है
देखो उजली कंचन पूरा करके हम लोग अभी हड़पसर से सिंहगढ़ की ओर उन्होंने उनकी बस लाई है। सिंहगढ़ देखिए पुणे जिले का आपने इतिहास में पढ़ा है, सिंहगढ़, हाँ, गढ़ आला पण सिंह गेला। अशा प्रकारे इस तरह से हम लोग ने इसका एक इतिहास में अच्छी तरह से जानकारी भी प्राप्त की है। वही वो सिंहगढ़ है। तो इस तरह के वहाँ पे अगर वहाँ के हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह के अभी देखिए कि जैसे हम लोग सिंहगढ़ में पहुंचे हैं, उसके बाद में थोड़ा कुछ हड़पसर बीच में लगाया और हड़पसर के सिंहगढ़ की ओर बढ़ने लगे और सिंहगढ़ की तलहटी के पास अनेक प्रकार के बड़े छोटे होटल भी देखने को मिले हैं। क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे होटल, बड़े होटल क्यों मिले? तो वो ये पर्यटन स्थल है। शेरगढ़ क्या है? पर्यटन स्थल है और इसी कारण वहाँ पे कुछ होटल, कुछ रहने के, कुछ खान-पीन की जगह वहाँ पे खुली जगह पे है। इसके बाद में उनका बच्चों का मन लगा और समय हुआ था, दोपहर का भोजन किया, उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया। देखो आगे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक जब देखो उन्होंने बताया कि एक लड़की की एक वहाँ पे एक शंका है, तो विचार उपस्थित किया कि हम लोग नलगुन के पास थे तो वहाँ पे बेर, बबूल ऐसे या अधिक वृक्ष दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे थे कुछ अलग-अलग वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जलवायु की यहाँ पे जो वर्षा है, वर्षा का प्रमाण जो है ये यहाँ पे ज़्यादा है, अधिक है। ओके, किसके जल नलदुर्गा के से यहाँ पे वर्षा का प्रमाण जो है अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो वनस्पतियाँ जो है ये बड़े पैमाने पे वनस्पति की प्रजातियाँ भी दिखाई देती हैं। तो इस तरह से जो लड़की के उत्तर देने के बाद वो अध्यापक ने उसको बहुत खूब करके बोला कि सही कहा कि ये प्रदेश जो है ना, ये नलदुर्गा का जो प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश है और ये प्रदेश सिंहगढ़ के पास, पुणे के पास जो प्रदेश है वो अर्ध शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और वहाँ पे कुछ कांटेदार वनस्पतियाँ दिखाई देती, लेकिन उस वनस्पति में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे वृष्टि का प्रमाण का सूचक है, यहाँ पे वृष्टि थोड़ी अधिक होती है, नलदुर्ग से अधिक यहाँ पे वृष्टि होती है, इसलिए यहाँ पे कुछ वृक्ष वाले पेड़ जैसे अंजन, बरगद एवं पीपल, ये मुख्य मुख्य वृक्ष वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसके बाद में जैसे हम वो शेरगढ़ के तलहटी में पहुंच रहे हैं, तो शेरगढ़ की शीर्ष पर, शेरगढ़ का कहाँ पे है कि पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों पर है, पहाड़ जैसा भागों में है। और उसके शीर्ष पर जैसे पहुंचेंगे तो हम लोग सह्याद्री से निकलने वाले पर्वत श्रेणी को देखेंगे। इस शेरगढ़ के पहुंचने के बाद हम लोग एक सह्याद्री पर्वत की एक श्रेणी है, वहां पे उस पर्वत श्रेणी को हम देखेंगे। इस तरह से हम लोग हमें अभी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो अपने पास कुछ पत्र, कापी, कलम, दूरबीन, कैमरा, टोपी, जो अपने साथ में जो कुछ सामान लाना था उसका अभी उपयोग करना जरूरी है। एवं पानी की बोतल भी लीजिए, क्योंकि ऊपर जाते समय रास्ते में प्यास भी लगती है, तो पानी या कपड़े की थैली, अन्य साहित्य अपने गाड़ी में रहने दें और आगे चलेंगे। तो इस तरह से देखिए कि आगे जैसे जा रहे हैं, वैसे देखो यहाँ पे सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। और शेरगढ़ की जो पढ़ाई प्रारंभ हुई तो बीच में ऐसे धूप लग रहा था, आकाश में बादल छाए हुए थे। उसके बाद में कुछ देर में बौछार आई और रास्ते में रास्ते में विद्यार्थियों को जो मिलने वाली उबली कोई मूंगफलियाँ, कुछ छाछ, कुछ दही, ये कुछ व्यंजनों का स्वाद, जैसे चढ़ाई करने जा रहे वैसे दोनों साइड में जो छोटे मोटे ठेले वाले थे, उससे वो प्राप्त करके स्वाद ले रहे, अपना समय मनोरंजन करके आगे जा रहे हैं। देखो आसपास की वनस्पति या पशु या वहां से दूर से देखेंगे तब दूर तक फैला हुआ पुणे शहर भी वहां से देखने को मिलता है। शेरगढ़ से पूरा पूर्णा सिटी वहां से हमें देखने को मिलता है। किले के विभिन्न भागों की तस्वीर ले लो और इसके बाद में अध्यापक विशिष्ट जगहों पे सूचना बोले कि अभी किला है यहाँ पे, जैसे हम लोग सावधानी बरतनी चाहिए, तो जो अध्यापक जैसे बताएगा वही उसका सूचना का पालन करेंगे और इस तरह से हमें सूचना का पालन करना चाहिए। जैसे हम लोग नहीं क्या, अभी पिछले साल में हम लोग वेरुल
येलोरा में गए थे, उसके बाद में दौलताबाद कुछ किले का हम लोग ने निरीक्षण किया था। तो वहाँ पे भी देखो किसी चढ़ाई का स्थान था, और वहाँ पे भी शिक्षक लोग ने जो बताया था कि उसी तरह से एक ही रास्ते से जाने का, या कुछ पैर कुचल सकता है, कुछ दुर्घटना हो सकता है, ऐसी सूचना सभी स्कूलों से, सभी टीचरों से जब हम लोग बाहर जाते हैं तो अपने को मिलती है, और उसकी सूचना का हमें पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपना भी एक छोटा सा एक पिछले साल में 2000 सन 1900 2020 में जनवरी में अपने एक पर्यटन हुआ था ना। अच्छा, हम लोग उसी जलाशय में एक अपना कौन सा जलाशय, अपना नाथ सागर में वहाँ पे गए थे। उसके बाद में एलोरा में गए थे, उसके बाद में कुछ दौलताबाद, उसके बाद औरंगाबाद होके हम लोग आए थे। ये भी अपने एक क्षेत्र अध्ययन जैसा ही हुआ था। आपको यह बच्चा, आपको तो याद है। चलो आगे देखेंगे। अभी देखो कि यहाँ पे बच्चे लोग जो शेरगढ़ के किले पर पहुंचे, क्या हुए, पहुंच गए हैं। और अभी बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अभी जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इस प्रवेश द्वार पे एक फलक लिखा है कि फलक पर शेरगढ़ के बारे में जानकारी दी कि उसके उसका इतिहास, उसके कब उसकी स्थापना हुई, कौन किसने जीता था, या उसके कुछ भूस्खलन हुआ था, उसके अवशेष कैसे, तो कभी उसका निर्माण कब किया था, ये सभी बातों की जानकारी जो है वहाँ पे कुछ फलक है, या उनके वहाँ पे कोई गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, या अपने शिक्षक होते हैं, उनके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। एक तो भू रचना भी कैसे वहाँ पे भूस्खलन के दिखाई दे रहा है ना, ये भूस्खलन के कारण हुआ है। भूस्खलन से जमीन ढह गई है, धस गई, उसके कारण ये हुआ है। इसके बाद में अभी हम जो है कि अभी दूर से अभी मैदानी इलाका, वहाँ पे कम ढलान वाला प्रदेश, मैदानी इलाका देख रहे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं शेरगढ़ पर। कुछ स्थान पर अधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ पे बादलों का भी अनुभव आ रहा है। तो बादल, ये सटे हुए बादल जो है कि ऊंचाई को छू लेते हैं। तो ये दृश्य भी हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये कि आपके यहाँ की जलवायु ये इस तरह की है, इस तरह से। आगे देखो, अभी जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं कि हमें कुछ घाटियाँ, कुछ पर्वत, कुछ पहाड़ियाँ, पर्वत शिखा एवं ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी चट्टानों की परतें, ऐसी कई प्राकृतिक विशेषता से दिखाई दे रही। तो ये सब कौन सी चट्टान है, एक प्रश्न है, पिक्चरों का प्रश्न है। किला चढ़ते समय कुछ समय अपने मार्ग पर भूस्खलन के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं, और आसपास की जमीन की जाने वाली जो कृषि के आकृति बंध के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से देखो, ये कुछ बेसार चट्टान है, ये बेसार चट्टान से बनी हुई। देखो खड़क वासला है, जो एक जलाशय यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, शेरगढ़ के ऊपर से जो माची है, उसके ऊपर से एक शेरगढ़ का जिसे एक क्या दिखाई दे रहा है, एक जलाशय दिखाई दे रहे, देखो। और ये जलाशय जो है उसको खड़क वासला जलाशय बोलते हैं। ये जलाशय के लिए एक ये चट्टान, यहाँ पे जो चट्टान पाई जाती है ना, ये बेसाल्ट प्रकार की नामक चट्टाने हैं। और ये चट्टान जो है दक्षिण पूर्वी चट्टाने हैं, और इसके बारे में हमें कक्षा 6 में उसका अध्ययन कर लिया है। इसके आगे जाएंगे अभी। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कि इस प्रदेश में दलहन की खेती हो रही थी। इस प्रदेश में जो कि बीच में कुछ रास्ते में देखे थे दलहन की खेती। दलहन की खेती माने द्विदल जो फसल होती है उसकी खेती। कौन से द्विदल द्विदल पर धान कौन से हैं बताइए। हाँ, तो अपना चना, कई प्रकार के देखिए द्विदल द्विदल धान है, और इसकी खेती जो हमें रास्ते में आजू बाजू में दिखाई दे रही थी। इसके बाद में पुणे से सोलापुर से पुणे आते समय गन्ने की खेती भी दिखाई दे रही थी। अब यहाँ देखो आगे जैसे हम लोग पार कर रहे थे, थोड़ी दूर हमें धान की खेती दिखाई दे रही। धान माने चावल की खेती भी अभी हमें स्पष्ट नजर आ रही है। देखिए इसके बाद में देखिए कि
ये बच्चों का निरीक्षण वही जैसे दिख रहा है वैसे बता रही है, और आगे भी क्या उनको उनके बातों में सहमत होकर उनको बोल रहे कि यह जो धान की खेती वो अधिक खेती होने का क्या कारण है कि यहाँ पे अधिक रुष्टि होती है कि चावल की खेती को अधिक रुष्टि की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पे अपने पहले यहाँ पे ऐसी रचना वाले गढ़ कहाँ देखे हैं क्या, और इसमें क्या अंतर है। बच्चों को प्रश्न पूछा कि देखो ऐसे जो बच्चे नलदुर्ग में रहते हैं, उस्मानाबाद में रहते हैं, वहाँ पे इस तरह की बड़ी पहाड़ियां नहीं है और ऐसे बड़े गढ़ भी नहीं है। वहाँ पे उनका एक नलदुर्ग है, वो भी एक छोटा सा एक गढ़ है, इतना ऊंचाई वाला नहीं है। तो इस तरह से वो बच्चों को एक बहुत बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा एक आश्चर्य लगा, एक अलग सा भूदृश्य उनको यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरह से नलदुर्ग के देखो नलदुर्ग सिंहगढ़ की तुलना में तरफ पर्वत नहीं है, उसके देखने के लिए चढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के अलग सा उनको क्षेत्र अध्ययन के कारण उनको एक अलग सा एक भूदृश्य देखने को मिला है। नीचे बहुत अभी देखो अभी हम लोग अभी क्या कहा जा रहे हैं कि किले के शीर्ष पर जा रहे हैं, किले के ऊपर जा रहे हैं, नलदुर्ग इसका सिंहगढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और किले को गढ़ बोलते हैं और उसको दुर्ग भी बोलते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे जलाशय दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये है ना, ये बुरुज उसको बोलते हैं ना, ये माची बोलते हैं इसको, माची। और ये सुरक्षा हेतु ऐसे पुराने जमाने में वो ऐसे बनाए जाते थे। तो इस तरह से आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखने हेतु इस तरह के किले का निर्माण किया जाता है। जलदुर्ग जमीन पर बनाया गया किला है, और किला हमारे राज्य की धरोहर है, लेकिन किले हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, राज्य की धरोहर है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसको कोई पर्यावरण की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह की बातें देखो आगे जैसे जा रहे अभी गन्ने की खेती दिखाई दे रही है, देखिए धान की खेती दिखाई दे रही है। विभिन्न किलों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने हैं और निम्न बिंदु पर विचार करना है कि किस प्रकार के महाराष्ट्र में किले हैं, उसका हमें संग्रह भी करना है। इसके बाद में देखो अभी सामने जो उनको पानी का भंडार दिख रहा है ना, वहां से एक बुरुज दिखा है, उससे भंडार दिख रहा है ना, किले से दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए। उसके बाद में ये पानी का भंडार देखिए, ये देखिए बाजू में, देखिए दूर तक नजर नहीं पहुंच रही, देखिए देखिए यहाँ पे नजर नहीं पहुंच रही। तो ये जो है कि खड़गपुर डैम है, और ये डैम जो है बहुत बहुउद्देशीय डैम बनाया गया है, और इसका ये जलाशय का पानी जो पुणे पूरा पुणे शहर को, पुणे सिटी को, उसके आसपास के जो इलाके हैं उनके इस पानी की आपूर्ति होती है। अभी हम लोग ऐसे देखो और ऐसे बताते बताते हम लोग कहा कि कल्याण दरवाजे की ओर है। कल्याण दरवाजा माने सिंहगढ़ में एक दरवाजा है, कल्याण दरवाजा की शिवाजी महाराज का एक सेवक था, बहुत ही ईमानदार सेवक था, और वो जब लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई तो उसके नाम से इस दरवाजे का नाम रखा है शायद, तो कल्याण दरवाजा उसको कहते हैं। इसके बाद में देखिए, तो इसके बाद में देखिए कि यहाँ का ये संरचना देखिए, दूर से देखिए संरचना कैसी दिखाई दे रही, देखिए जमीन की सर, इसमें देवटंकी देवटका भी कहा जाता है। ये देखिए देवटका, इसके देखो देवटंकी, ये देखो चार ओर से बावड़ी जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, उसके देवटंकी बोलते हैं। और ये पर इतनी ऊंचाई के ऊपर भी इसमें 12 महीना पानी रहता है इसका, इसमें ये ऐसे प्राकृतिक स्रोत से आने वाला पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, और ये पानी वर्ष भर पानी मिलता है। देखो कितने आश्चर्य की बात है, इतने ऊंचाई पर पानी मिलना बहुत ही आश्चर्य की बात है। इस तरह से ये पानी जो है दिखाई दे रहा है हमें। इसके बाद में सभी बाद में जो है कि आगे जा रहा है, वहाँ पे हम लोग जिस प्रदेश में जा रहे हैं उस प्रदेश की जो उनकी जो आहार है उन लोग का, उसका भी स्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वहाँ पे शेरगढ़ के ऊपर जाकर हम लोग ने बेसन और ज्वार की रोटी मिलने वाली झोपड़ी की ओर गए। वहाँ पे मैंने झुमका भाकर बोलते हैं, और ऐसे झुमका भाकर को हम लोग उसका आस्वाद ले रहे हैं। और उसी तरह से हम लोग ये जो है हाँ? तो इसी तरह से
विद्यार्थियों को देख फिर उसका आस्वाद लिया है। सब हम लोग फिर यहाँ पे निकले हैं। उसके बाद में अभी देखो, अभी शाम होने के पहले अभी अपने को क्या करना है कि गढ़ से नीचे उतरना है और शहर पहुंचना है। शहर पहुंचते समय शहर कौन से शहर पहुंचेंगे अभी देखिए, अभी कौन से शहर पहुंचेंगे आगे, देखिए मानचित्र की ओर से माध्यम से देखेंगे। देखो, देखिए देखिए देखो मानचित्र, पुणे में पहुंचे, कहाँ पहुंचेंगे, पुणे में पहुंचेंगे। इसके शेरगढ़ से निकले हैं और पुणे में जाके पहुंचेंगे। तो इस तरह से हमें पुणे में पहुंचना है। और इस तरह से पुणे पहुंचने के बाद हमें जाके वहाँ पे विश्राम करना है। तो इस तरह से हम लोग अभी पहले पुणे तक पहुंचेंगे। देखिए अभी इस माध्यम से हम लोग पहला दिन, इसके बाद में सीधा पुणे शहर पहुंचेंगे। इसके बाद में जलपान, तो अभी पुणे शहर में पहुंचे, जलपान किया और उसके बाद में हम जो है कि पुणे शहर में अभी घूमने के लिए तैयार हुए हैं। कि इस तरह से अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है कि अभी पुणे का लोकप्रिय वाड़ा है, उसको शनिवार वाड़ा बोलते हैं। और बाजारों के लिए प्रसिद्ध जो तुलसी बाग है, रविवार पेड़ है, महात्मा फुले मंडी है, आदि स्थानों पे हम लोग उसके घूमने वाले हैं। वहाँ का जो निरीक्षण करने वाले हैं। कुछ स्थानों पे कुछ थोक और खुदरा बाजार भी है, वहाँ कुछ खरीदारी भी हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ खरीदारी करेंगे और अपने निरीक्षणों को कापी में हमें लिखना, ये तो अपना काम ही है। इस तरह से लिखना न भूलिए। और इस तरह से हमें अभी दूसरे दिन जो है वो हमें अभी समय हुआ है, अभी सोने का तो समय नहीं, लेकिन अभी ठहरने का समय है। और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग अगला पीरियड जो रहेगा वो दूसरा दिन प्रांत 6 बजे 7 बजे अपना ये जो क्षेत्र निरीक्षण है वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, हम लोग रुकेंगे। टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।